वो साए की तरह वार करते थे, तेज, खामोश और धूल जमने से पहले ही गायब। कारवां लुटते गए, व्यापारी गायब होते गए और उत्तर की व्यापारिक राहें डर की भाषा बोलने लगी। ये साधारण लुटेरे नहीं थे, ये एक तूफान थे, अनपेक्षित, सटीक और हमेशा एक कदम आगे। लेकिन मगध की राजधानी में एक युवा डर में नहीं डूबा। वो सोच रहा था। एक मंद रोशनी वाले कक्ष में चट्टानों पर फैले नक्शों को घूरते हुए चंद्रगुप्त मौर्य उस अराजकता को वैसी शांति से देख रहा था जैसी बहुत कम लोगों में होती है। जहां बाकी लोग बदला लेने की बात कर रहे थे, वहां उसने एक सवाल पूछा जो कोई नहीं पूछ रहा था। यही जगह क्यों? उसकी उंगलियां खून से सनी लुट की लकीरें ट्रेस कर रही थीं। कुछ दिख रहा है? उसने सेनापतियों से कहा। यहां और यहां ये जगह कभी निशाना नहीं बनती, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। वो लुटेरों का पीछा नहीं कर रहा था, वो उन्हें समझ रहा था। ये हमले बिना योजना के नहीं थे, ये बिल्कुल सटीक थे, इलाके की पूरी जानकारी के साथ किए गए। ये किसी भूखे डाकू का काम नहीं था, ये वही लोग थे जो शायद कभी सेना में रहे होंगे, अब उसी साम्राज्य के खिलाफ तलवार उठाए। तो चंद्रगुप्त ने जवाब दिया, लेकिन ताकत से नहीं, रणनीति से। उसने जाल बिछाया। नकली कारवां तैयार किए गए जिनमें रेशम, मसाले और हाथी दांत जैसी संपत्ति का दिखावा था। ये उन्हीं खतरनाक रास्तों पर भेजे गए, लेकिन इस बार अंदर कुछ और था। विशेष प्रशिक्षित सैनिक, चुपचाप, सटीक, जानलेवा। वहीं असली माल, अनाज, सोना, औषधियां चुपचाप छुपे हुए रास्तों से गुजरने लगे, रास्ते जिन्हें सिर्फ कुछ वफादार गुप्तचर जानते थे। लुटेरों को साम्राज्य अब भी कमजोर दिखा, मगर सच्चाई ये थी वो उन्हें खींच रहा था। गांव जो कभी डर से जमे हुए थे, अब धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। चंद्रगुप्त सिर्फ सिपाही नहीं था, वो एक श्रोता था। उसने गांव के बुजुर्गों से मुलाकात की, उनकी बात सुनी, उनकी सुरक्षा की। उसने लोगों को वो एहसास दिलाया जो बरसों से गायब था। सम्मान बदले में उन्होंने उसे दी उसकी सबसे बड़ी ताकत, जानकारी, नाम, रास्ते, ठिकाने, शिविरों की जगह। जब आखिरी हमला हुआ, चंद्रगुप्त पहले से जानता था कब शुरू होगा और कहां खत्म। लुटेरे उस कारवां पर टूट पड़े जो उन्हें एक और आसान शिकार लगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बक्से खोले, खजाना नहीं निकला, तलवारें निकली, चीखें गूंज उठी और कुछ ही मिनटों में जो लूट होनी थी वो एक चक्रवात बन गई। मगर चंद्रगुप्त की असली चाल अभी बाकी थी। उसने उन्हें मारा नहीं, उसने एक प्रस्ताव दिया, चोरों की तरह मरो या योद्धा बनकर जियो। उन्हें मौत की उम्मीद थी, मगर जो मिला वो था उद्देश्य, अनुशासन, सम्मान, मार्गदर्शन। जो कभी दुश्मन थे अब वो सैनिक बन गए, भेड़िए अब साम्राज्य के रखवाले बन गए। लेकिन असली परीक्षा तलवार से नहीं, रेशम से लिपटी आई। एक अमीर फारसी कारवां, पूरे पूर्वी व्यापारिक मार्ग का सबसे कीमती काफिला, पटलिपुत्र के पास लुट गया। राजनयिक दृष्टि से एक शर्मनाक हादसा, राजनीतिक दृष्टि से विस्फोटक। नंदवंश पहले से ही कमजोर अब पूरी तरह डगमगाने लगा। मगर जहां बाकी डर गए, चंद्रगुप्त ने अपने अगला कदम बिसात की तरह चला। उसने खुद फारसी दूतों से भेंट की। न कोई राजसी सभा, न कोई सैनिक, सिर्फ वो सीधा, संजीदा, आत्मविश्वास से भरा। उसने क्षमा मांगी, साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर जो हानि को समझता है। फिर उसने उनकी भरपाई की, लेकिन शाही खजाने से नहीं। वो गया व्यापारिक संघों के पास, साझा जिम्मेदारी, साझा समाधान और बदले में नए व्यापारिक समझौते। राजा नहीं, अब सीधे चंद्रगुप्त से। उसने सिर्फ संकट नहीं सुलझाया, उसने सत्ता को धीरे धीरे अपना बना लिया। जब सूरज पटलिपुत्र की दीवारों के पीछे छिपा चंद्रगुप्त खड़ा था अपने गुरु चाणक्य के साथ, उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ पहले से तय था। सेना अब वफादार थी, व्यापारी आभारी थे, जनता जाग चुकी थी और महल के अंदर कुछ आंखें अब उनकी थी। हर संकट, चाणक्य ने धीरे से कहा, एक कुंजी था और अब हमारे पास सारी चाबियां हैं। नंदवंश को अभी तक पता भी नहीं था, मगर उनके महल की नींव अंदर से गिर चुकी थी।
दरबार में जासूस, सेना में भरोसेमंद अधिकारी, बाजार में समर्थन और बीच में चंद्रगुप्त, वो नाम जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। और अब जो युद्ध आने वाला था वो तलवारों से नहीं, परछाइयों से लड़ा जाएगा और मौन से जीता जाएगा। ये बगावत नहीं थी, ये सत्ता का नए सिरे से वितरण था। इतिहास अक्सर सम्राटों को उनकी लड़ाइयों से याद रखता है, लेकिन चंद्रगुप्त, उसने साम्राज्य जीत लिया उससे पहले कि युद्ध शुरू हो। उसने सिर्फ शासन नहीं किया, उसने नियम ही दोबारा लिख दिए।